नमस्कार। राम राम। मैं आप सभी का अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पुनः मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में दिल खोलकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के इतिहास के ऊपर, और राजस्थान की इतिहास की क्लास हम बहुत दिनों के बाद आज शुरू करने जा रही है, और जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान में चौहान वंशों के ऊपर। राजस्थान में चौहान वंश के ऊपर हमने पहले बात की सांबर के बाद आए हम अजमेर, और अजमेर से बाद आए हम रणथंभौर में हमने बात की थी हमीरदेव चौहान के ऊपर, और हमीरदेव चौहान के ऊपर हमने विस्तार से बात की और कहा कि रणथंभौर का अंतिम शासक कौन था? हमीरदेव चौहान, जिसे हठीला शासक तिरिया तेल हमीरठ सडन दूजी बार यानी हठीला शासक भी कहते हैं, उसके ऊपर हमने विस्तार से बात की। और आज हम एक अन्य चौहान वंश जिसका नाम है जालोर के चौहान, उसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। मित्रों, जालोर का चौहान एक छोटा सा चौहान वंश है, लेकिन उसमें एक शासक है जिसका नाम कान्नड़ देव, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जालोर के चौहानों से अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न आया तो कान्नड़ देव से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। उसके आगे हम बात करेंगे वीरम देव और फिरोजा की क्या थी प्रेम कहानी, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, और किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालोर के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं चौहान वंश के ऊपर, जिसका नाम जालोर के चौहान। मित्र, जालोर के चौहान कौन थे? जालोर के चौहान। पहले बात करें कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? सर, जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था कीर्तिपाल। क्या था? कीर्तिपाल। जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी कीर्तिपाल ने। कब की थी? कई जगह 1181 और कई जगह 1182 भी देखने को मिलता है। कई जगह 1181 और कई जगह 1182 भी देखने को मिलता है। कहाँ पर की? जालोर में की चौहान वंश की स्थापना की। जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। और किसने की? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है कीतू एक महान शासक कहते। क्या कहते? कीतू एक महान शासक। एक महान शासक। किसने कहा था कीतू एक महान शासक? ये किसने कहा था? ये कहा था मुहणोत नैण सिंह ने। मुहणोत नैण सिंह ने कहा था। किसने कहा था? नैण सिंह जी ने कहा था। किसने कहा था? मुणुत नैण सिंह ने कहा था। आप कहोगे कि सर मुणुत नैण सिंह का और ये कान्नड़ देव का कैसे संबंध है? मुणुत नैण सिंह का और कीर्तिपाल का कैसा संबंध है? क्योंकि मुणुत नैण थी तो जसवंत सिंह ये तो किससे संबंधित है? जसवंती से संबंधी। और जसवंती का शासनकाल 1638 से लेकर 1678 तक है। 1638 से लेकर 1678 तक है। तो ये इसने महान शासक क्यों कहा? तो कीर्तिपाल को महान शासक क्यों कहा? क्योंकि मुणुत नैण सिंह जी ने कीर्तिपाल के इतिहास को पढ़ा, और कीर्तिपाल के इतिहास को विधि विधान से पढ़ा, और बाद में कहा कि कीतू एक तो महान शासक था। कीतू क्या था? कीतू यानी कीर्तिपाल को शॉर्ट में कहा कीतू ये क्या है? महान शासक है। तो इसके इतिहास को पढ़कर कहा है। मुणुत नैण सिंह के बारे में बात करो तो इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। अबुल फजल कहते हैं। किसने कहा था? राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। देवी प्रसाद ने कहा था।
जी ने कहा था। क्या कहा था देवी प्रसाद जी ने? राजस्थान का अबुल फजल कहा था। मूणोत नैण सिंह के बारे में बात कर, ये जसवंत सिंह हटा लो, कोई कंफ्यूज हो जाकर देखिएगा ये जसवंत सिंह का शासनकाल या जसवंत सिंह यहाँ पर कैसे है। तो जसवंत सिंह के क्या थे? तो ये जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। उसके बाद में नैण सीरी ख्यात एक पुस्तक लिखी जिसे राजस्थान की प्रथम ख्यात कहते हैं। उसके बाद में मारवाड़ परगनारी विगत, क्या है? विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। और भी बात करो तो राजस्थान जनगणना का अग्रदूत कहते हैं। जनगणना का अग्रदूत किसे कहते हैं? मूणोत नैण सिंह को कहते हैं। मूणोत नैण सिंह के बारे में हम बात करेंगे जब जसवंत सिंह का काल पढ़ेंगे। जब हम जोधपुर में राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम हम इसके ऊपर मूणोत नैण सिंह के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। तो कीर्तिपाल चौहान जिसने चौहान वंश की स्थापना की, कब की? 1181 भी कहीं देखने को मिलता है और कई जगह 1182 को देखने को मिलता है। कहाँ पर की? जालोर में की। और कितु एक महान शासक किसने कहा? मूणोत नैण सिंह ने कहा। क्या? कितु एक महान शासक है। क्या है? कितु एक महान शासक है। किसने कहा? मूणोत नैण सिंह ने। और मूणोत नैण सिंह को क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? मूणोत नैण सीरी ख्यात, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान की प्रथम ख्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की प्रथम ख्याल कहते हैं। उसके बाद में एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है मारवाड़ प्रगनारी विगत, और इस पुस्तक को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। और मुंशी देवी मूणोत नैण सिंह को क्या कहते हैं? मूणोत नैण सिंह को जनगणना का अग्रदूत भी कहते हैं। तो कीर्तिपाल के ऊपर हमने बात की। कीर्तिपाल से संबंधित बस यही आपको जानकारी मिलती है इतिहास में। कीर्तिपाल के बाद एक शासक आता है जिसका नाम है समर सिंह। क्या था? समर सिंह था। क्या था? समर सिंह के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिलती है। समर सिंह, ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। गुजरात का शासक था। गुजरात के शासक के साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह करवाया। एक ही जानकारी मिलती है। इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम है उदय सिंह। कौन आता है? उदय सिंह आता है। और उदय सिंह चौहान वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक, अगर बात कही सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, अगर चौहान वंश में जालोर के चौहानों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली क्या था? शासक था। जालोर के चौहानों में अगर सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में बात करो तो कौन है सबसे शक्तिशाली शासक? तो उदय सिंह के संबंधित बात करो तो इस टाइम दिल्ली में कौन शासक था? मेवाड़ में कौन शासक था? और मालवा में कौन शासक था? और गुजरात में कौन शासक था? गुजरात में। दिल्ली में इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था दिल्ली में शासक। और इल्तुतमिश को क्या किया? पराजित किया। इल्तुतमिश को पराजित किया। उसके बाद मालवा का शासक था जिसका नाम था नसीरुद्दीन। क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद द्वितीय। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो यहाँ का मालवा का शासक था। मालवा का शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद को पराजित किया। उसके बाद मेवाड़ का शासक था सामंत सिंह को पराजित किया। और उसके बाद गुजरात में एक शासक था जिसका नाम था लवण्य प्रसाद। क्या था? लवण्य प्रसाद।
लवणीय प्रसाद कहाँ का शासक था, गुजरात का शासक था, इसको पराजित किया। तो इस कारण इसे क्या कहते हैं, इस कारण उदय सिंह को क्या कहते हैं, जालोर वंश का जो सर्वाधिक शासक है, सबसे प्रतापी शासक, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, जिसका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह ने क्या किया, उदय सिंह का जब शासन था में जालोर के अंदर, तो उस टाइम दिल्ली में शासक था जिसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से मेवाड़ के यानी जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन उदय सिंह इतनी वीरता के साथ लड़े कि इसको मुंह की खानी पड़ी। इल्तुतमिश को मुंह की खानी पड़ी और इल्तुतमिश बुरी तरह हार कर वापस दिल्ली चला गया। उसके बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद जो मालवा से आया, इसको भी पराजित किया। उसके बाद मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था सामंत सिंह। सामंत सिंह को भी क्या किया, पराजित किया। किसको पराजित किया, सामंत सिंह को भी पराजित किया। और उसके बाद गुजरात का शासक था जिसका नाम था लवणीय प्रसाद। गुजरात का शासक था जिसका नाम था क्या था, लवणीय प्रसाद। उसके बाद में उदय सिंह के बाद में एक शासक आता जिसका नाम है शशीक देव। शशीक देव ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद में आता है सामंत सिंह। सामंत सिंह से संबंधी भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। सामंत सिंह क्या, सामंत सिंह आता है, क्या आता है, सामंत सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है विस्तार से। उसके बाद आता है कान्नड़ देव। कौन आता है, कान्नड़ देव कौन आता है, कान्नड़ देव आता है, कान्नड़ देव चौहान। हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसका शासनकाल आप सब लिख के भेजेंगे। 1105 से 1305 से 1311 तक जो सोहान वंश के ऊपर शासक था, सोहान वंश के ऊपर जिसका शासन था उसका नाम है कान्नड़ देव चौहान। और ये इस शासक के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। महत्वपूर्ण है, अगर सोहान वंश के अंदर अगर कहीं से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है तो वो एक ही स्थान पर है, वो है कान्नड़ देव चौहान। कौन है, कान्नड़ देव चौहान। पहले थोड़ी हम इस वंश के ऊपर बात करते हैं कि इस वंश की कुल देवी कौन है, और जालोर के भी प्राचीन नाम देख लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जालोर के प्राचीन नाम के बारे में बात करो तो जबालीपुर, क्या कहते हैं, जबालीपुर। उसके बाद जालपुर, क्योंकि जाल वृक्ष सर्वाधिक होने के कारण जाल वृक्ष कहते हैं। उसके बाद आसपुर। उसके बाद सुवर्णगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुवर्णगिरी कहते हैं। ये जालोर की क्या है, प्राचीन नाम है। ये जालब ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जबालीपुर कहलाता है, जालपुर कहलाता है, आसपुर कहलाता है। उसके बाद में स्वर्णगिरी कौन सा है, स्वर्णगिरी जैसलमेर है। स्वर्णगिरी आधा स जैसलमेर में, जैसलमेर। सुवर्णगिरी किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। और स्वर्णगिरी किसको कहते हैं, स्वर्णगिरी किसको कहते हैं, स्वर्णगिरी जैसलमेर को कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये थी जालोर के प्राचीन नाम जिसके ऊपर हमने विस्तार से बात की। अब इस वंश की कुल देवी, हालांकि कुल देवी जब हमने बात की थी हमने झीण माता के ऊपर जब हमने बात की थी विस्तार से, उस टाइम मैंने बताया था कि सोहान वंश की कुल देवी रणथंभौर में आए तो क्या लिखना है, सांबर में आए तो क्या लिखना है, उसके ऊपर हमने विस्तार से बात की थी। तो कुल देवी आशापुरा है। कुल देवी कौन सी है, कुल देवी आशापुरा माता है। आशापुरा माता है, कौन सी है, आशापुरा माता है। इस वंश की कुल देवी, कोई भी वंश है उस वंश की कुल देवी तो होती है। तो इस वंश की कुल देवी कौन सी है, इस वंश की कुल देवी है आशापुरा माता।
ये हो गया, जालोर के प्राचीन नाम भी हो गए और इसके वंश की कुलदेवी भी हो गई। अब उससे आगे बात करते हैं कान्नड़ देव के ऊपर। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि किस प्रकार कान्नड़ देव के समकालीन पहले शासक देख लेते हैं कि कान्नड़ देव के समकालीन शासक कौन थे। कान्नड़ देव के समकालीन शासक कौन कौन थे। यहाँ पड़ता है हमारा राजस्थान के मैप से हम देखते हैं। राजस्थान का मैप कैसे, राजस्थान का नक्शा कहता है पतंगाकार, पतंगाकार विश्व पतंगाकार है। जालोर यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जालोर यहाँ पर पड़ता है। और जालोर में जो शासक करता है, जो शासक है जिसका नाम है कान्नड़ देव सोहान है। कौन है? कान्नड़ देव सोहान है, जो कब से कब तक है? जो 1305 से लेकर 1305 से लेकर 1311 तक शासन करता है। और यहाँ पर दिल्ली में पहला शासक था जिसका नाम है जेके जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या करने के बाद में एक शासक बनता है जिसका नाम है, वो 1200 में बनता है। और 1200 में बनता है और 1200 में बनता है और 1316 तक रहता है। पहले यहाँ पर शासक था जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद यहाँ पर शासक बनता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका क्या होता है? दामाद भी होता है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। पहले बात करते हैं इन दोनों के मध्य कारण। भाई युद्ध के कोई भी युद्ध होता है, उस युद्ध के कारण तो होते हैं। तो ये किस कारण युद्ध हुआ? तो युद्ध के कारण पहला कारण कि अलाउद्दीन खिलजी का किस पर अधिकार था? गुजरात पर अधिकार था। गुजरात पर अगर अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात जाना पड़ता था तो किसको लांग कर जाना पड़ता था? राजस्थान में। और राजस्थान को लांग कर जाना पड़ता था और जालोर को भी लांग कर जाना पड़ता था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर जाता, या अलाउद्दीन खिलजी के जो भी सैनिक गुजरात में भाई अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था, तो अधिकार क्षेत्र में तो आना जाना रहता है। तो यहाँ आता और यहाँ से जो भी धन या माल जो भी ले जाते, उस पर कान्नड़ देव के सेनापति, जब भी कान्नड़ देव के कुछ सैनिक जालोर के अंदर रुके रहते। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति जालोर के अंदर प्रवेश करते, अलाउद्दीन के सैनिक जब जालोर के अंदर प्रवेश करते, तो कान्नड़ देव के सेनापति इसको क्या करते? रोक लेते और इसको लूटते और आधा धन लूट लेते। उसके बाद में जाने देते। आधा धन क्या करते? आधा धन आप लूट लेते, उसके बाद इसको फ्री करते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक बार पता अलाउद्दीन खिलजी को लग गया। अलाउद्दीन खिलजी को कहा सैनिकों ने कि बादशाह, जब हम गुजरात से धन लेकर आते हैं दिल्ली के लिए, गुजरात से जब हम धन लेकर आते हैं तो उस टाइम बीच में एक जालोर राज्य पड़ता है। कौन? जालोर राज्य पड़ता है। और जालोर राज्य के जो सैनिक होते हैं, वो सैनिक हमारे पास से धन लूटते हैं। हमारे पास से क्या करते हैं? धन लूटते। ऐसे कई सालों तक चलता रहा। उसके बाद में पहला कारण तो ये कि कर वसूलना। कोई भी यहाँ से सामान लेके जाता दिल्ली, तो बीच में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति क्या करते हैं? यहाँ पर एक टोल टैक्स लगा दिया था और कर यहाँ से वसूलते थे। कर वसूलना पहला कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी से एके से कर वसूलना। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण आता है, एक समय की बात है जब गुजरात के अंदर सोमनाथ का मंदिर वर्तमान में भी है। उस टाइम सोमनाथ का मंदिर गुजरात के अंदर बहुत प्रसिद्ध था। और गुजरात में सोमनाथ का मंदिर था और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था उल्लू खां।
उल्गू खां आया सोमनाथ में और सोमनाथ के मूर्ति को उठाकर लेके जा रहा था। मूर्ति को उठाकर जालोर से दिल्ली के लिए लेके जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर कहा जाता है कि धन बहुत था। इस सोमनाथ की मूर्ति के अंदर क्या था? धन बहुत था। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि भाई सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खां को आदेश दिया कि तुम जाओ और जो सोमनाथ का मंदिर जो है उसके अंदर जो सोमनाथ की मूर्ति है वो आप लेकर आ जाओ दिल्ली में। जब ये ले जा रहे थे तो बीच में अलाउद्दीन जब लेकर जा रहे थे तो बीच में कान्नड़ देव को पता चलता है कि हमारे हिंदू देवता की मूर्ति ले जा रही है, और कहा जाता है कि मूर्ति को यहाँ पर तोड़ लिया था, यहाँ पर तोड़ लिया था। और पता चला अलाउद्दीन खिलजी कान्नड़ देव को पता चला तो उल्गू खां को लूट लिया। और जो मूर्ति थी सोमनाथ की मूर्ति थी, वो सोमनाथ की मूर्ति क्या कर ली? लूट ली। कान्नड़ देव की सेना ने उल्गू खां से वो मूर्ति छीन ली, और अलाउद्दीन खिलजी ने कान्नड़ देव के पास से ये मूर्ति छीन उल्गू खां के पास से ये मूर्ति छीन ली। और बाद में 5 जगह पर ये मूर्ति स्थापित करवाई। किसने करवाई? कान्नड़ देव ने। कान्नड़ देव ने 5 जगह पर जो ये सोमनाथ की मूर्ति है, ये 5 जगह पर सोमनाथ की मूर्ति स्थापित करवाई। जब ये उल्गू खां वहाँ गया तो अलाउद्दीन ने पूछा कि उल्गू खां क्या हुआ? तो उल्गू खां ने जो घटना घटी थी वो बताई। ऐसा कहा कि मैं जालोर से आ रहा था और जालोर से आ रहा था तो कान्नड़ देव ने मेरे पास जो सोमनाथ की मूर्ति थी वह मूर्ति लूट ली। और दूसरा कारण ये हो गया कि कान्नड़ देव द्वारा सोमनाथ की मूर्ति उल्गू खां से छीनना। और तीसरा साम्राज्यवादी। पहला कारण एक के द्वारा एक से कर वसूलना। क्यों? क्योंकि जब गुजरात का आना जाना रहता था तो अलाउद्दीन के कान्नड़ देव के सैनिक यहाँ रहते थे और अलाउद्दीन के सैनिक आते जाते तो उससे क्या करते? कर वसूलते। दूसरा कारण सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति ले जाना दिल्ली, और जब दिल्ली ले जा रहे थे उल्गू खां तो बीच में कान्नड़ देव ने इस मूर्ति को छीन लिया और इस मूर्ति को जालोर के अंदर 5 जगह स्थापित किया। और तीसरा कारण इन दोनों के मध्य युद्ध का वो साम्राज्यवादी अलाउद्दीन खिलजी क्या था? एक साम्राज्यवादी शासक था। तो 3 कारण हमने देखे। तो हम बात करते हैं इस मूर्ति को किस स्थान पर स्थापित करवाया, किस स्थान पर स्थापित करवाया। पहला पड़ता है सोरण, एक स्थान पड़ता है सोरण, उसके बाद में बागड़ा, तीसरा जिसका नाम है साईवाड़, और चौथा स्थान है जिसका नाम है आबू, और 5वां जालोर। आबू और 5वां स्थान है जालोर। तो इस 5 स्थानों पर जो कान्नड़ देव ने जो सोमनाथ की मूर्ति है सोरण, उसके बाद बागड़ा, उसके बाद साईबाड़, उसके बाद अबू के बाद जालोर। इस 5 स्थानों में जो सोमनाथ की मूर्ति थी, इस मूर्ति को क्या करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित करवाया। अलाउद्दीन के कान्नड़ देव बार एक करना। अलाउद्दीन खिलजी कान्नड़ देव ने क्या करवाया? यहाँ पर इस मूर्ति को क्या करवाया? स्थापित करवाया। उन्हें एक बार जब जालोर के अंदर कान्नड़ देव का शासक था, तब दिल्ली के ऊपर किसका शासक था? दिल्ली के ऊपर था जिस शासक का नाम जिसका नाम एक ही अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक था, और जो कान्नड़ देव 1305 से 1311 तक था। पहला कारण देखा कि अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूलना कौन वसूलता था? कान्नड़ देव वसूलता था। और दूसरा कारण था कि सोमदेव की मूर्ति कान्नड़ देव ने छीन ली थी उल्गू खां से। और तीसरा कारण देखा साम्राज्य विस्तार। क्या देखा? साम्राज्य विस्तार। तो अब हम बात करते हैं कि इस दोनों के मध्य पहला युद्ध होता है, उसके ऊपर हम विस्तार से बात करते। ये तो
युद्ध के कारण आपको पता होगा। अब हम जिस शासक के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है कान्नड़ देव। कान्नड़ देव, और कान्नड़ देव के ऊपर विस्तार से बात करते हैं। पहले कान्नड़ देव का सामान्य परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम युद्ध देखेंगे। कान्नड़ देव, कान्नड़ देशवान जो 1305 से लेकर 1311 तक था। कान्नड़ देव का एक पुत्र था जिसका नाम था वीरम देव। कहा जाता है कि इतिहास का सबसे खूबसूरत राजकुमार था। इतिहास का सबसे खूबसूरत राजकुमार जिसका नाम था वीरम देव, और पत्नी जिसका क्या नाम था? पत्नी जिसका नाम था जैतल देव, जैतल देवी। क्या था? जैतल देवी था। इसकी पत्नी का नाम जैतल देवी था और पुत्र का नाम क्या था? वीरम देव। अब देखते हैं इस दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ। वो युद्ध कब हुआ? एक इस दोनों के मध्य पहला युद्ध हुआ ये आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं पुणे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर और दोनों के ऊपर बात करते हैं। पुणे एक राजस्थान का मैप की कोई परवाह नहीं। कान्नड़ देव, कान्नड़ देव और यहाँ पर है एक की, कान्नड़ देव वो यहाँ पर है एक की। जब ये सब बातें हुई तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि ये कान्नड़ देव तो दिनों दिन क्या करता जा रहा है, हम पर भारी पड़ता जा रहा है, हमारे सैनिकों की भी लूटा और हमसे कर भी वसूल रहा है। और इतनी हिम्मत की बादशाह के यानी जो सेंस कह सकते हैं कि सुल्तान के सेनापति को भी लूटा। कान्नड़ देव की इतनी ताकत है। तो इस दोनों के चलते जब कान्नड़ देव पर पहला आक्रमण हुआ, आक्रमण तो नहीं हुआ, आक्रमण के लिए जब यहाँ से पहला एक सेनापति आया जिसका नाम था कुवाम एन उल मुल्क मुल्तानी आया। कुवाम ये जब पता अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जाओ तुम इस कान्नड़ देव का दिमाग ठीक करके आओ, कान्नड़ देव का कुछ ट्रीटमेंट करके आओ, इस कान्नड़ देव का तुम कुछ ट्रीटमेंट करके आओ। ये कान्नड़ देव तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हम पर हावी होता जा रहा है। तो इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सैनिक को भेजा, अपने एक सेनापति को भेजा सेना सहित, और वो पहुंचे। उस सेनापति का क्या नाम था? कुवाम एन उल मुल्क मुस्तानी। कुवाम एम उल मुल्क मुस्तानी जब आई तो ये युद्ध के लिए आए। तो कान्नड़ देव ने कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे तुम्हारे साथ क्या करनी है? संधि करनी है। क्या करनी है? संधि करनी है। तो कुवाम उल मुल्क मुस्तानी ने कहा कि ठीक है भाई, युद्ध नहीं करना है तो हमारे साथ संधि कर लो, और आप संधि करना चाहते हो तो संधि कर लो। और संधि में भाई ये बात कि भाई आप हमसे क्या कर नहीं वसूलोगे, हमसे कर नहीं वसूलोगे। तो अलाउद्दीन खिलजी इसने कान्नड़ देव ने कहा ठीक है, कर नहीं वसूलूंगा। और उसके बाद में कान्नड़ देव ने अपना एक पुत्र था जिसका नाम था वीरम देव, और वीरम देव को यहाँ पर क्या नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के अंदर क्या करवाया? नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त करवाया, और जो पहला युद्ध होने वाला था वो क्या हुआ था? वो शांत हो गया। तो अलाउद्दीन और कान्नड़ देव के मध्य संधि हो गई, और संधि होने के बाद में वो जो पहले वाला जो रायता फैला था वो रायता क्या हो गया? अब समाप्त हो गया। अब नया कांड करेगा जिसका नाम, अब फिल्म का हीरो हो जाएगा कौन? वीरम देव, और हीरोइन हो जाएगी फिरोज शाह। किसकी पुत्री थी? फिरोजा। अब कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट कौन लाएगा? वीरम देव और फिरोज शाह दोनों लाए। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं कि कान्नड़ देव के लिए जो संधि हुई, संधि किस किस के मध्य हुई, जो ये हम बात
कर लेते हैं। एक एवं कान्नड़ देव के मध्य संधि। संधि हुई कौन, संधि यहाँ पर कौन था? सेनापति था इसका, सेनापति कुवाम एन उल मुल्क मुस्तानी कुवाम एन उल मुस्तानी, और यहाँ पर था जिसका नाम था कान्नड़ देव। कौन था? कान्नड़ देव था। कान्नड़ देव चौहान था। इस दोनों के मध्य संधि हुई और इसने क्या किया, अपने पुत्र को, कान्नड़ देव ने अपने पुत्र को एक के दरबार में भेजा। यहाँ तक हुआ, यहाँ तक बात हो गई हमारी क्लियर। क्या हो गई? यहाँ तक हमारी बात हो गई क्लियर। और आगे से हम कल बात करेंगे इसके ऊपर क्या, और कान्नड़ देव वो वीरमदेव क्या क्या कांड करता है, किस प्रकार फिरोजा के साथ प्यार होता है, उसके ऊपर हम कल विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल दो युद्ध हो गए। पहला युद्ध होगा जो 1308 के अंदर, और दूसरा होगा 1311 के अंदर, जिसके अंदर हम कल विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से विदाई लेना चाहता हूँ। राम राम, जय हिंद।